नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे रहे। तो दोस्तों ठंड का मौसम जो है जोरों शोरों से हमारे यहाँ पे तो चालू है। सुबह सुबह की शुरुआत है ना, देख सकते हैं कितना गंदे तरीके से हो रहा है क्योंकि बरसात रिमझिम रिमझिम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे जाना था बाहर सोनू के लिए, लेकिन क्या कर सकती हूँ, शायद नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। इसमें अगर बाहर जाऊँगी ना तो फिर हो सकता है बच्चे का तबीयत और ज़्यादा डाउन हो जाए, और मेरी भी तबीयत थोड़ा-सा ख़राब ही चल रही है। ख़राब चलेगा, चलने का कई सारे वजह है। और मेरा जो बॉडी पेन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। लेकिन क्या कर सकते हो, जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि दवाई आपको लाइफ टाइम लेना है, तो फिर मन एक तरह से ख़राब सा हो जाता है कि यार सही तो होगा नहीं, तो फिर क्या मतलब है दवाई लेने से भी। बस उतने ही दवाई लेना है जितने से काम चल जाए, और क्या कर सकती हूँ बताइए। इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जब इंसान को पता होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या है, तो फिर वो आगे ज़्यादा हाथापाई भी नहीं करते हैं, यानी उस चीज़ को सही करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि जब पता है कि वो सही होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह मैं बनाने वाली हूँ आज खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने सोनू को बोला था, उसका ऑयल घी वगैरह सब कुछ बंद है, तो कम ऑयल के अंदर जो है खिचड़ी बन सकती है। 2 छोटे चम्मच ऑयल के अंदर या फिर घी के अंदर, तो ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी थोड़ा सा डाल दूंगी और जल्दी से बनाकर तैयार करूँगी। और दाल में मैंने यहाँ पर लिया है मसूर का मूंग का दाल मिक्स करके, और बासमती चावल ले लिया है क्योंकि जो पक्के चावल होता है ना उसके साथ में खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे के लिए बना रही हूँ तो उसके साथ ही मतलब थोड़ा सा चावल ज़्यादा डाल दिया, जिसे मैं और छोटू हम दोनों भी खा लेंगे, क्योंकि अलग से बार बार कितने बार बनाऊँ, क्योंकि हमारा अलग से एक खाना एक्स्ट्रा हर रोज़ बनता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि एक ही साथ में खाना बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, जो कि अलग से ना बनाना पड़े। दोस्तों आप लोगों ने सुना तो होगा, जो कि कहावत है, वो कहावत तो नहीं है, प्रैक्टिकली है। कहते हैं ना कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरा आ जाता है, यानी वो कहते हैं ना कि गहरा संबंध है मुसीबत के साथ में। तो मेरे साथ तो हमेशा रोज ही ऐसा ही होता है। आज बरसात आ रही है भयंकर वाली, और यहाँ पे पानी वाला आया नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी बूंदाबांदी से छाटे टपक रहा है, लेकिन ये आधी एक घंटे के अंदर है ना बहुत ही जोरों शोरों से मतलब पड़ने लग जाता है बरसात। यहाँ पे जो है आज बहुत दिन हो चुका है, 4-5 दिन हो चुका है इसी तरह से बरसात हो जा रही है, ना तो थमती है और ना ही ये पूरी तरह से बरसता है। बस ऐसा है कि काम को होल्ड करके रख देता है कि ना तो जा पाओ ना तो आ पाओ। और ठंड के मौसम में अगर इंसान इस बारिश में भीग जाए ना, तो सोचिए उसका क्या ही हाल है। ऐसी बात नहीं है कि भीगी हुई नहीं हूँ, जब मैं गांव में रहती थी जब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब सिटी में आते हैं ना, इंसान के रहन सहन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड गर्म का हर तरह से मतलब आदत अलग ही पड़ जाती है। तो उस आदत की वजह से है ना, थोड़ा सा बरसात में अगर भीग वगैरह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी गांव में तो आज भी लोग खेतों में काम वगैरह करते हैं। अगर बरसात आता है तो गिले भी हो जाता है और सूख भी जाता है, लेकिन वही बात है ना कि इंसान जहाँ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है। एक आइडिया सोचा, वो ये है कि खिचड़ी तो मैं चावल दाल की बना ही रही हूँ, लेकिन सब्जी अलग से बनाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर भी नहीं रहा है, और ऊपर से सब्जी है ही नहीं मेरे पास। आलू और मूली रखी हुई है। इस बार मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ अलग से, बस पिछले बार की पत्ता गोभी रखी हुई थी, पर पत्ता गोभी को मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती, नहीं तो छोटू बार बार में एक ही बात बोलेगा कि क्या डाल दिया, समझ नहीं आ रहा है। वो खाएगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी मूली और आलू कट करके डाल दूंगी ना, तो वो सब्जी की तरह हो जाएगा, तो सही रहेगा। नहीं तो अलग से अगर सब्जी बनाऊंगी ना, तो उसमें आपको और भी मसाला ऐड करने पड़ेंगे, जैसे सब्जी में ऑयल हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्ची, यानी जो भी डलता है नॉर्मली बेसिक सा मसाला वो डालनी पड़ेगी। तो बच्चे के लिए सब कुछ बंद है, तो उस हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से दिमाग लगा के ये सोच रही हूँ कि एक साथ ही खिचड़ी के अंदर ये सब्जी अगर बॉयल होके आ जाएगी ना, तो हेल्दी भी रहेगा, और जो डॉक्टर ने बोला है उस बात का भी पालन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, ताकि खिचड़ी का टेस्ट और फ्लेवर है ना वो भी अच्छा रहे, ताकि खुशबू से बच्चों को भी अच्छा लगे खाने में। तो इसी वजह से जो है सब कुछ एक साथ डाल रही हूँ। अगर थोड़ा सा मेरे पास सब्जी और होता ना तो और डाल देती, लेकिन था ही नहीं और सब्जी। तो कुकर मैंने वहाँ पे बंद करके चढ़ा दिया गैस पर, और देख सकते हैं बाहर अभी भी कितने बुरी तरह से बूंदाबांदी टपक रहा है। तो मैं सोच रही हूँ हाथों हाथ बर्तन भी कर लूँ। ठंड तो लगती है, बरसात तो आती रहती है रोज ही, लेकिन काम थोड़ी ना पड़े रहते हैं, काम तो रोज का रोज ही होता है। वो बोलते हैं ना कि सूर्यदेव उगते हैं, लेकिन जब ढलते हैं ना तो कोई भूखा नहीं सोता है, अपने पेट मतलब भर के ही सोता है। तो वही बात है, दिन उगती है ना तो काम स्टार्ट हो जाती है, रात होती है तो काम खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का काम खत्म नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, और नाइट ड्यूटी करने वाले का तो दिन जो है नाइट में शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज देखिए किस्मत से पानी वाला नहीं आता है, तो पानी खत्म हो चुका है। अब देखो अगर शाम को भी नहीं आए ना तो फिर परेशानी हो जाएगी। फ्लोराइड वाली पानी पीनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन कर भी कह सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
अब मेरे पास जो है ना कोई साधन है, अगर साधन होती ना तो दूर में एक जो है टैंकी है मीठा पानी का, यानी ये बिसलेरी वाला पानी का, वहाँ से सभी लेके आते तो वहाँ से लेके आती। लेकिन साधन नहीं होने की वजह से है ना आप जा नहीं सकते, और अगर साधन हो भी तो भी 2 छोटे बच्चों को छोड़कर आधी 1 घंटे के लिए आप नहीं जा सकते। वहाँ पे अगर जाओ, बच्चे अगर पीछे से कुछ हो जाए, कुछ कर ले। सोनू का तबीयत सही रहना जब तो थोड़ा बहुत फिर भी टेंशन फ्री रहती हूँ, लेकिन सोनू का तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेंट रहती हूँ मैं। और दोस्तों आज सच कहूँ तो मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ना काम करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मुझे खुद को करना है और फिर कल के लिए भी तैयारी करनी है। और अगर बरसात थम जाती है तो फिर मुझे निकलना भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बरसात का कोई आता पता नहीं है, अभी भी टपक ही रहा है। तो यहाँ पे फाइनली जो है थोड़ा बहुत बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है ये बस जो बर्तन है खाने पीने का, कल मैंने काम किया नहीं था तो इसी वजह से। यहाँ पे किसी बच्चे ने शायद पत्थर उत्तर फेंका तो मैंने देखा कोई है क्या, तो कोई नहीं था। तो दोस्तों इसी तरह ठंड में कभी किसी का काम मतलब बैठे नहीं रहता है, सभी को रोजाना करना ही पड़ता है, और शायद इसी का नाम जिंदगी है, चाहे तबीयत खराब हो चाहे नहीं हो। और एक बात बताओ आप लोगों को, मेरे मन में है ना आजकल एक खटास सी हो गई है, यानी एक करवाट सा हो गया है किसी के प्रति, है ना मेरा भावना जो है पहले था अब नहीं है। अब अगर कोई मुझे कुछ कहता है ना तो फिर मैं उसका ना तो जवाब देती हूँ ना ही कुछ करती हूँ, पता नहीं मन अजीब सा हो गया है। तो दोस्तों फाइनली वहाँ पे बर्तन हो चुका था, तो बिस्लरी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे चेरी में खाली कर दी ताकि पानी वाला अगर बाई चांस आए ना तो हाथों हाथ उससे भरवा लूँ, नहीं तो फिर दोबारा वो आता भी नहीं है। और पानी इतना सही है कि बस रात का चल जाएगा, मुश्किल से नहीं चलेगा, मतलब लाना ही पड़ेगा। अगर ये पानी ख़त्म हो जाता ना तो दुकान में जो 1 किलो वाला पानी आता है ना वो लानी पड़ेगी, क्योंकि ये पानी नहीं पी सकते, खास करके बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। तो मैं सोच रही हूँ जब पानी खत्म हो गया कैंपर को एक बार मैं मांज लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, हॉस्पिटल जाने से पहले मांजा था, आने के बाद में बिल्कुल मांजने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का जो सिलसिला है ना वो कभी मेरा ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे मांजने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी सिंक के अंदर, क्योंकि सिंक के जो अंदर की जो डिप है ना वो थोड़ा सा कम है गहराई। तो इस वजह से ये बिस्लरी में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, तो मैं सोचा ग्लास से पानी डाल के उसके बाद में झकोर के ले लूँ। तो इस तरह से तो झकोरना बहुत ही ज़्यादा असंभव था, तो फिर मैंने बाहर जाके थोड़ा सा झकोर के और अंदर लेके आ गई। और फाइनली जो है ये अच्छे से धुल चुका था, लेकिन ये अच्छी तरह से अगर धोना चाहती ना तो बाथरूम में ले जाके लिक्विड डाल के उसके बाद में अच्छे से धोती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर बरसात थमेगी ना तो मैं हाथों हाथ निकल जाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जब बिस्लरी को हटा लिया, चेरी को हटा लिया, तो मैं सोच रही हूँ दोनों चीज़ें मच गई, तो फिर ये जगह क्यों खराब रहे, इस जगह को भी है ना साबुन वगैरह से अच्छे से रगड़ के साफ करके उसके बाद में कपड़े से जो है इस तरह से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि पीने का पानी भी रखा जाता है ना, और एक बार अगर कोई जगह खाली होती है तो फिर क्लीन करने के बाद ही सामान रखना सबसे बेस्ट होती है। तो बस वही कर रही हूँ जितना हो पाए उतना। और बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं, सोनू का तो तबीयत खराब है तो वैसे ही वो शांत बैठा हुआ है, वो वैसे उदम नहीं कर रहा है, बाकी उदमबाजी में फिलहाल तो छोटू ही कर रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि जब उधर कर लिया तो इधर भी हाथों हाथ थोड़ा सा हाथ लगा ही देती हूँ, तो इससे है ना इधर भी साफ हो जाएगा, क्योंकि और दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से टाइम अगर निकलता है तो फिर कर ही लेना चाहिए हाथों हाथ, नहीं तो पता नहीं फिर कब से होगा। और फिर मेरा कुकर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, जैसे सीटी आती है तो पूरे दीवार वगैरह गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो इसलिए एक बार सीटी वगैरह बंद हो जाती है ना उसके बाद ही काम करना सबसे बेस्ट रहती है, नहीं तो एक बार साफ करूँगी फिर दोबारा से सीटी आएगा, फिर पूरा सारा सामान बिखर जाएगा और उसके बाद में फिर से मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों आज मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मेरे बिल्कुल ही मन नहीं है कि उठूँ, लेकिन उठ गई, और उठने के बाद है ना काम करने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊँगी, और काफ़ी दिन हो चुका है मैं ऑयल वगैरह माथा में नहीं लगाई हूँ, इस वजह से भी कई बार हो जाता है। और सबसे जो मेन वजह है ना वो होती है इंसान की टेंशन, टेंशन की वजह से ना कई ज़्यादा बीमारियाँ अपना आप ही बढ़ जाता है, लेकिन टेंशन से कोई इंसान कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है, चाहे वो कितना ही खुश रहने की कोशिश करे। हर रोज़ नए परेशानी, नए तरीका, नए सब कुछ आ जाता है, चैलेंज वगैरह, जो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। और अगर फैमिली सपोर्ट करता है ना तो इंसान फिर भी खुश रहता है, क्योंकि फैमिली साथ में रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेरे तो ना ही फैमिली है, ना ही अड़ोस पड़ोस में, ना ही कोई और कोई होगा भी नहीं इस जन्म में। पता नहीं बच्चे भी बड़े होके साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लेडीज़ों को देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे होता है। जैसे मैं अगर कुछ वीडियो में बताए होंगे, एक आंटी जी थी हमारे पड़ोस में, उनका 4-5 बेटा था, लेकिन उनके बेटा मतलब ठीक नहीं थे, लेकिन आंटी जी बहुत अच्छे थे।
तो ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मन में ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा भी बड़ा होके वैसा ही हो जाए। और कोई भरोसा नहीं है, मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे खुद के सास की 4 बेटा है। 4 बेटी, लेकिन उसके बावजूद भी है ना उनको कुछ भी मतलब हासिल नहीं हुआ, एक भी बेटा सही नहीं निकला। चारों बेटा मेरे सासू के ऐसे ही और चारों बेटियाँ भी ऐसे ही, उनको एक दिन का सुख नहीं प्राप्त हुआ। मेरी आँखों देखी हाल है, और हर बात का मतलब मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी बुराइयाँ हैं मेरी, चारों नंदे या फिर चारों जेठ जैसे मेरा पति समेत। तो ये सब वो लोग अपने अपनी जगह पर सही है, लेकिन माँ के प्रति बहुत सारे बुराइयाँ हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं यहाँ बताना चाहती। क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, तो दूसरे के मामले में घसीटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो मेरे साथ हुआ है गलत, बस उसी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी देखिए, बुराइयाँ हर घर में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसी बुराइयाँ है ना कि यहाँ नहीं बता सकती। यहाँ अगर बताऊँगी ना तो लोगों पर शायद, जो इंसानियत के नाते एक इंसान पर भरोसा होता है ना, या फिर रिश्तों पर, वो शायद उठ जाएगा। वैसे भी उठ चुका है आजकल दुनिया में, है ना, किसी पर किसी को कोई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि हर घर का यही कहानी हो गई है। भरोसा करे भी तो कोई इंसान कैसे करे, जो माँ की पेट से जन्म लेते हैं तो बच्चा ऐसे निकल जाता है, तो माँ का ही क्या ज़िंदगी है और वो बच्चे का ही क्या ज़िंदगी है। लेकिन बच्चों को एहसास तो तब होता है ना कि जब पूरी तरह से उसके माँ ख़त्म हो जाती है। जैसे मेरी सास जब तक जिंदा थी तो मेरा पति कभी भी बीमार पड़ा, कुछ भी हुआ ना, तो मेरा सास है ना बर्तन बेच के, गहना वगैरह बेच के मेरे पति का इलाज करा दिया, क्योंकि मेरे पति को एक बार टीबी हो गया था। तो मेरे सासू गाँव में रहती थी, और वो मतलब विडो थी, मेरे ससुर जी ख़त्म हो चुके थे। तो उनके पास में जो भी पित्तल के बर्तन थे या जो भी सोना गहना वगैरह था, उन्होंने बेच के मेरे पति का इलाज करा दिया। लेकिन बदले में फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पति जब सही हुआ तो गाँव छोड़ के जयपुर आ गए। एक बार गुड़गाँव गए थे वो काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी बर्तन, पंखा और घर से लेके गए थे, और उसके बाद में डबल वहाँ पे लगा के चले आए, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब जो भी वजह है वो प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ से आ चुके थे। फिर वो जयपुर में आए, तो जयपुर में तो खैर में मिल ही गई थी उनको। लेकिन जयपुर में भी उन्होंने काम किया, तो जहाँ वो रहते थे तो वहाँ पे बर्तन का जो भी है, इस तरह से वो बर्बाद करते थे पैसा वगैरह। तो शुरू में तो पता नहीं लगता है इंसान के नेचर के बारे में, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता लगता है। लेकिन मैंने तो उस सारे चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, और आज भी एक्सेप्ट करती हूँ कि आदमी है, चलो शादी से पहले जो भी किया वो उनका पर्सनल लाइफ था, लेकिन शादी के बाद में वो जो हुआ शायद जो वो सही नहीं हुआ। तो मेरे पति शुरू में ऐसा करते थे, तो जैसे वो जयपुर में रहते थे तो जयपुर से उनको अपनी माँ के लिए पैसा भेजना चाहिए था, क्योंकि उनकी माँ विधवा है, कोई भी नहीं है, और वो दोनों भाई थे अनमेरिड, और बाकी जो लोग थे उनका शादी हो चुके थे, यानी मेरे ननद वगैरह हो गया, जेठ हो गया, जो भी कोई लोग हैं। लेकिन ना तो मेरे पति पैसा भेजते थे, वो जो भी कमाते थे उड़ाते थे, और ना ही उनके साथ में एक जो भाई है, तो उसको चाहे जेठ बोले या भाई बोले, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है। मेरा पति और उसके साथ में एक और मतलब भाई है, तो वो दोनों जुड़वा है, तो इसलिए किसी को भी छोटा बड़ा बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना तो वो भेजते थे, ना ही घर का कोई और उन्हें खर्चा देता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो जब मैंने उनसे मिला ना, तो मुझे पता लगा औरत की लाइफ कैसी होती है, तो उनको मैं बहुत ही करीब से देखा। इस वजह से मैं उनके साथ में इतना घुल मिल गई, और आज भी मैं उन्हें इतना मिस करती हूँ, और उनके कहे हुए बातों को या जो भी है उस चीज़ को फॉलो करने की। बस मुझसे बहुत सारी गलती हुई है, जो उनकी समझाने के बावजूद भी मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को। जैसे वो कई बार बोलती थी, पूजा मत रोया कर, नहीं तो तेरी आंखें फूट जाएगी, इस तरह से रोएगी तो। और कई बार जैसे वो घर छोड़ के पहले भी मतलब जाते थे, तो मेरी सासू को मैंने बोला, माँ आपका बेटा तो है ना इस तरह छोड़ छोड़ के जाता है, माँ मैं क्या करूँ? तो मेरे सासू बोलता है, उसका जाने की जगह कहीं नहीं है, तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा अपना आप ही, उसका तो बचपन से ही आदत है। तो मुझे लगा कि हाँ कोई बात नहीं, जिस दिन मुझे सासू ने इस तरह से समझाई ना, उस दिन से मैं ये समझ गई उसका तो आदत है जाने का, तो उसको जाने दो, वो कहीं भी चला जाता था, मैं इतना रोक टोक नहीं करती थी। और वो बाद में इस कदर जाने लगा, और उस टाइम तो मैं रोक भी लेती थी ना, तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इंसान ही रुक जाता था। बाकी उसका माइंड और मन को तो नहीं रोक पाते थे ना। फिर वो क्या करते थे, छत पे जाते थे, छत पे जाके उस औरत के साथ में बातें करने लग जाते थे, और औरत के साथ जब बातें करने लग जाते, अगर मैं चल जाती हाथों हाथ फ़ोन काट देता। लेकिन मेरे ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका पति पानी देखने के लिए आता है टंकी में, यहाँ पे आके 2-2 घंटे तक बातें करने में लग जाता है। फिर नीचे आता तो बोलता लेट हो गया, मैं तो अभी जा रहा हूँ, नाश्ता पानी कुछ नहीं करूँगा। नाश्ता पानी अब कैसे करेंगे, क्योंकि नाश्ता पानी तो उसको उसके साथ में वहाँ पर जाके
करके जाना होता है और आते टाइम करके आना होता है, तो वो बंदा घर पे कैसे खाएगा। और बीच में पता है एक कांड वो ये करने लगा था कि जैसे घर से रोटी बना के वो लेके जैसे जाते थे ना, तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, और मैंने कभी बोला भी नहीं था, लेकिन वो बोलता है ना बातों बातों में बातें याद आ जाती, तो वही बात है। मेरा पति क्या करने लगे थे, घर से है ना 15 रोटी लेके जाते थे और आधी किलो आलू की सब्जी एक बार में बना के लेके जाते थे। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि उनका डाइट मतलब बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैंने कभी उनको बोला भी नहीं कि इतना रोटी क्यों लेके जाते हो। लेकिन वो कहता है ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो सही बात है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो एकदम से फटेगा। फिर एक दिन पता चला कि भाई वहाँ पे तो वो टिफिन पास करके जाता है, यानी टिफिन दे के जाता है, जिस हॉस्पिटल में वो लेडीज़ काम करती थी। तो हॉस्पिटल के वहाँ से एक औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति तो यहाँ पे रोज़ाना टिफिन दे के जाता है, बढ़िया लंच आ रहा है, बढ़िया डिनर आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो फिर मुझे पता लगा कि 15 रोटी इसीलिए लेके जाते हैं, और इसीलिए आधो किलो जो है आलू की रोटी, आधी किलो या फिर सब्जी वगैरह जो है लेके जाता है ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि उस बंदे को वहाँ पे टिफिन दे के जाना होता है। तो मेरी घर से खाना बना के मेरी माँ की कमाई का या फिर उसी का कमाई का इस तरीके से मेरे सामने बना के वो इंसान दोनों तरफ से बंटवारा करके ले जाता था। तो बहुत सारी बातें हैं इसकी वजह से, जब वो गया है ना तो मुझे उतना ज़्यादा बुरा फील नहीं हुआ। शुरू शुरू में तो मैं मतलब मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद में अब संभल चुकी हूँ। बस मुझे थोड़ा सा पैसे की वजह से परेशानी हो रही है, बाकी सब कुछ मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ, कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, ये शायद हर औरत के साथ होती होगी, जितने भी विधवा औरतें हैं। मैं विधवा की कैटेगरी में तो आती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, बस बच्चों की बीमारी की वजह से, और फिर मेरी भी तबीयत थोड़ा खराब सी रहने लगी है चिंता की वजह से। इस वजह से कपड़े वगैरह धोने के बाद में ना ऐसे कपकपाती हुई ठंड सा लग रहा था, बहुत भयंकर। ऑलरेडी मुझे चक्कर तो आ ही रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सोच सोच में, इतना ज़्यादा सोच सोच में है ना, दिमाग की इतना सा जो खोपड़ी है ना, ऐसा लगता है कि खाली हो चुका है पूरी तरह से। तो कपकपाती हुई ठंड लग रही थी, नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब सोने में ही सबसे ज़्यादा भलाई है। मुझे कभी भी ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। सोने से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, और सोना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है भूलने के लिए किसी भी चीज़ को। तो मैं है ना उसी टाइम सोनू को बोली थी, बेटा मेरे को थोड़ा सा ऐसे गर्दन उर्दन दाब दे, गर्दन की यहाँ से यहाँ तक ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा इतना सा दाब दे ताकि मैं सोऊं, थोड़ा सा रिलीफ मिले, नहीं तो मेरे से और होगा नहीं। और अगर बैठी रही तो ठंड में कप कपा रही हूँ। ठंड में कप कपाना देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बाहर भयंकर वाली बरसात हो रही है और अंदर बैठ के मैं ठंडे पानी से कपड़ा धो रही हूँ, तो इससे ठंड लग सकती है 101%, वो तो किसी को भी लग सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा लगा दे तेल, तो उसने लगा दिए, मना नहीं किया, और वो लगा देता है, मना नहीं करता है। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बच्चे को कहती, नहीं तो उस बच्चे का तबीयत खराब है, मैं उसको बोलूँ क्या, और फिर उसके हाथों से तेल लगता है क्या, नहीं लगता है। बस ये है कि 2 मिनट तक अगर उसने हाथों से थोड़ा सा सहला दिया ना, तो ऐसा लगता है सुकून सा मिल गया। तो फिर उसके बाद में सो गई थी मैं। दोस्तों इसे कहते हैं बदकिस्मती, जो बहुत बुरी हालत हो रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत हो रही है। और कल सोनू का डॉक्टर का जाना मतलब ज़रूरी है, लेकिन नहीं पता, अगर मेरी तबीयत रात तक से नहीं हुआ ना, तो शायद हो सकता है मैं नहीं जा पाऊँ, क्योंकि एक तो बाहर बरसात इतनी तेज़ है ना, बरसात की वजह से कहीं जाना आना मुश्किल है। और अगर कल इसी तरह की हालत रही बरसात का भी, और मेरी तबीयत भी अगर थोड़ा ऐसा ही रहा, तो नहीं जा पाऊँगी। लेकिन देखती हूँ भगवान क्या करते हैं। अगर नहीं जाऊंगी तो बच्चे का जो हालत डॉक्टर ने बताया वो सुनने के बाद तो घर पर रह नहीं सकती, लेकिन जब जाने की हालत ही ना हो तो फिर कैसे क्या करें। तो भगवान ही मालिक है, आप जो भी करेंगे वही करेंगे, बस सुबह का इंतज़ार करूंगी। तो आज की वीडियो में आप सबसे यहीं पे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ फिर कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।